वंदे मातरम दोस्तों, मैं मनोज पाटीदार परफेक्ट एग्रीकल्चर ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर हम एक नया वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में हमने MPPAT का प्रीवियस ईयर का पेपर्स 2012 का क्रॉप प्रोडक्शंस फसल उत्पादन का सॉल्व किया है ना। चलिए आइए हम देखते हैं MPPAT 2012 का प्रश्न पत्र। चलिए, आपने हमारा यदि चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचना अनिवार्य है, बहुत अनिवार्य है। यदि आप सफलता चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं एग्रीकल्चर की कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स के लिए, तो हमारा वीडियो ज़रूर देखें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए, हम आज हमारा पहला प्रश्न देख रहे हैं। 2012 में फसल उत्पादन में पूछा गया पहला प्रश्न होता है, जो कि मुख्य रूप से उगाए जाने वाली किस्म हैं 2 कतार वाली, 4 कतार वाली, 6 कतार वाली, अनियमित कतार वाली। तो जो बारले मोस्टली कॉमनली कल्टिवेटेड वेराइटीज़ ऑफ बारले की ज़्यादातर कल्टिवेट की जाने वाली वेराइटी कौन सी होती है? 6 रो बारले होती है। चलिए आइए, तो हमारा आंसर बन गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 102, भारत में संकर कपास की औसत संकर मक्का की औसत जल मांग सेंटीमीटर हेक्टेयर्स में होती है। द एवरेज वाटर रिक्वायरमेंट सेंटीमीटर हेक्टेयर ऑफ हाइब्रिड मेज इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर हाइब्रिड मेज है, उसकी यदि वाटर रिक्वायरमेंट देखी जाए तो वो 70 से 75 सेंटीमीटर पर हेक्टेयर्स होती है। आंसर हमारा बी बन जाता है। सिंचित दशाओं में गेहूं की बोनी किस्मों की बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। अंडर इरिगेट कंडीशन सीड्स रेट्स ऑफ डॉर्फ वीड्स किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो सिंचित दशाओं में हम लोग गेहूं की बीज दर, पहला ऑप्शन दिया गया है 50 से 70 किलोग्राम, नहीं रखते। 70 से 90 किलोग्राम यह भी नहीं रखते, ये ड्राई में रखा जा सकता है। सी वाला 100 से 120 किलोग्राम, यह सिंचित दशाओं में, इरिगेटेड दशाओं में हम लोग यह बीज दर रखते हैं। और डी तो संभव नहीं है। तो हमारा आंसर क्या बन जाता है? सी, 100 से 120 किलोग्राम सिंचित दशाओं में गेहूं की बीज दर रखी जाती है। सोयाबीन के बीज में प्रोटीन की मात्रा किस सीमा तक होती है? सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। प्रोटीन के लिए जाने जाने वाला फसल है। सोयाबीन में प्रोटीन 40 से 42% होता है। 20 से 22% इसमें तेल पाया जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उगाया जाता है, इसलिए हम इसे सोया प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? सोया स्टेट, सोया प्रदेश के नाम से भी हम जानते हैं। मध्य प्रदेश में एकमात्र सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर में स्थित है। कहाँ पर है? इंदौर में स्थित है, खंडवा रोड। चलिए आइए, तो हमारा आंसर क्या बन जाता है? प्रोटीन की मात्रा 38 से 40%। 40% के औसत लगभग प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है और 20% के लगभग इसमें तेल पाया जाता है। चलिए, आंसर हमारा डी बन गया। अत्यधिक उड़नशील शाकनाशी होने के कारण क्लोरीन को उड़द और मूंग पर फसलों में उपयोग नहीं करना चाहिए। ये एक ऐसा हर्बिसाइड्स है ना, फ्लूक्लोरीन्स ऐसा हर्बिसाइड्स है जो फसलों पर छिटक दिया जाए तो तुरंत क्या हो जाता है? उड़ जाता है। तो इसको हम लोगों को कब उपयोग करना है? प्री इमरजेंस के समय, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन के समय, फिर आता है पोस्ट इमरजेंस के समय, फिर बिफोर इमरजेंस ऑफ क्रॉप बट आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ वीट। पहला है फसल उगाने से पूर्व, दूसरा है बुआई से पूर्व, तीसरा है फसल उगाने के बाद। तो हमारा आंसर बन जाता है इसमें फसल बुआई से पूर्व। आंसर हमारा बनता है बी बनता है, बुआई से पूर्व मिला देना चाहिए। प्री प्लांटेशन इनकॉर्पोरेशंस में हमारा ऑप्शन बन जाता है। चलिए आइए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चने के बीज उपचार का क्रम होना चाहिए। कीटनाशी, फफूंदनाशी, राइजोबियम कल्चर, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, राइजोबियम कल्चर पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है फफूंदनाशी, कीटनाशी, राइजोबियम, है ना, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, राइजोबियम कल्चर, फफूंदनाशी, कीटनाशी, राइजोबियम कल्चर,
फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड। डी होता है फफूंदनाशी, राइजोबियम कल्चर और कीटनाशी। पहली बात हम लोग ये बात कर लेते हैं, किसी भी चीज़ का हम उपयोग करते हैं तो इनमें हमने 3 चीज़ें देखी। एक कीटनाशी देखी, ये कीटों को या पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग मिक्स करते हैं। दूसरे नंबर पर फंगिसाइड्स, यह का उपयोग फंगस को, जैसी बीमारी सीड बोर्न डिजीज़ है या सॉइल बोर्न डिजीज़ है, उससे सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए, जब वो जर्मिनेट होगा या अंकुरण होगा उसके लिए हम लोग उससे क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। तीसरे नंबर पर राइजोबियम कल्चर। राइजोबियम कल्चर मेनली दलहनी फसलों से ट्रीट किया जाता है। दलहनी फसलों में इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके अंदर जो पाया जाने वाला राइजोबियम बैक्टीरिया है, जीनस का जो बैक्टीरिया है, वह क्या करता है, वह नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से लैंड के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करता है। अर्थात डाइकोटिलेडन की जितने भी क्रॉप्स है उनमें अंदर जो नोड्स राइजोबियम के पाई जाती है, उन नोड्स में की संख्या में, नंबर्स में इंक्रीज करने का काम राइजोबियम का होता है। इसलिए लेग्यूम क्रॉप में हम नाइट्रोजन का अमाउंट जो रखते हैं वह कम रखते हैं एज ए कंपेयर ग्रेमिनस फैमिली के, तो ग्रेमिनी मोनोकोटिलेडन क्रॉप के कंपेयर में कम रखते हैं। चलिए आइए अपन देखते हैं तो इन तीनों का ट्रीटमेंट जो किया जा रहा है वो किस सीक्वेंस में करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, FIR, फंगिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और फिर राइजोबियम कल्चर। सबसे पहले हम फंगिसाइड्स का करेंगे, फिर हम इंसेक्टिसाइड्स का करेंगे और राइजोबियम। तो हमारा इन चारों ऑप्शंस में आंसर बन जाता है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, टिक्का रोग किस फसल में होता है। टिक्का डिजीज इज ए लोकेटेड, टिक्का डिजीज इज एसोसिएटेड इन क्रॉप, इन विच क्रॉप, कौन सी क्रॉप में यह टिक्का डिजीज होती है। तो पहले टिक्का डिजीज फंगस के द्वारा होने वाला रोग है। इसके लिए फंगस जो रिस्पॉन्सिबल है, एक तो सरकी स्पोरा एराडिचुकोला और सरकी स्पोरा पर्सोनेटा, ये 2 फंगस है जो मूंगफली के लिए टिक्का डिजीज होती है। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, डी आ जाता है। चलिए, इकाइनोकोआ क्लोआ क्रसगेली सांवा खरपतवार किस फसल के साथ साधारणतः पाया जाता है। इकाइनोक्लोआ क्रसगेली वीड्स इज कॉमनली फाउंड विच क्रॉप्स। ठीक है, इसके अंदर दिया है पार्ले मिलेट्स, पैडी, फिर दिया सोरगम, फिर दिया है कॉटन्स। तो पैडी का यह प्रमुख मेजर वीड है, तो आंसर क्या बन जाता है हमारा बी। सोयाबीन के बीच में होता है, सीड ऑफ सोयाबीन्स कंटेन, सोयाबीन के सीड्स में तेल होता है कि प्रोटीन होता है। चूँकि तेल और प्रोटीन दोनों ही होते हैं, सोयाबीन के अंदर प्रोटीन के लिए सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है 40 से 42%, जबकि तेल 20 से 22 पाई जाती है। सोयाबीन का साइंटिफिक नेम ग्लाइसिन मैक्स है और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। यदि इसी का अपोजिट कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, तो वह मूंगफली एक्रिस हाइपोजिया के अंदर देखा जा सकता है। 20 से 22% तक प्रोटीन और 40 से 42% तक तेल देखा जाता है। पर यहाँ पर सोयाबीन का पूछा है तो हमारा आंसर बी बन जाता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 110, मूंगफली की चंद्रा किस्म होती है। चंद्रा वेराइटीज ऑफ ग्राउंड नट्स, ग्राउंड नट की कौन सी वेराइटी, चंद्रा वेराइटी कैसी होती है। तो मूंगफली के अंदर पहले समझें कि अलग अलग वेराइटियाँ होती है। एक फैल कर बढ़ने वाली सेब्रेडिंग टाइप्स की होती है, दूसरी होती है बंच के टाइप पे गुच्छे के रूप में पाई जाने वाली। तो यदि इन दोनों में से कोई सी वेराइटी है तो झुमका या गुच्छेदार या बंच टाइप की, अर्ध विस्तारी या सेमी सेपरेटिंग टाइप, है ना, विस्तारी किस्म सेपरेटिंग टाइप, खड़ी इरेक्ट टाइप। तो चंद्रा जो है वो सेपरेटिंग टाइप की वेराइटीज़ हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। भूमि में कितने प्रतिशत ह्रास होने पर सिंचाई करने से अधिकतर फसलों में अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो सकता है। एट विच लेवल्स ऑफ मॉइस्चर लॉस इन सॉइल इरिगेशन will provide maximum production in most of the crops। तो आप एक बात ध्यान रखें, जब सॉइल के अंदर 50% नमी का ह्रास हो जाएगा तो उस दौरान सबसे ज़्यादा उत्पादन हमें मिलने की संभावनाएं होती है। तो आंसर हमारा 50% बी बन जाता है। बुआई की तैयारी से बुआई तक की जाने वाली कृषि क्रियाएं कहलाती है। एग्रीकल्चर ऑपरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम लैंड्स प्रिपरेशन टू सीड सोविंग आर नावेज।
तो पहला है प्राइमरी टिलेज, दूसरा है सेकेंडरी टिलेज, तीसरा है पोस्ट हार्वेस्ट टिलेज, मिनिमम टिलेज। प्राथमिक भूपरिष्करण, द्वितीय भूपरिष्करण, कटाई के उपरांत भूपरिष्करण, न्यूनतम भूपरिष्करण। तो जैसा आप जानते हैं टिलेज को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, क्लासिफाइड कर रखा है, प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी टिलेज में प्राथमिक भूपरिष्करण में फसल की कटाई के बाद से अगली फसल की बुआई के बीच, अर्थात जब खेत खाली हो तब हम कोई भी कल्चरल प्रैक्टिसेस उसके अंदर करते हैं, प्रिपरेशन यदि हम करते हैं, बुआई की तैयारी करने वाली कोई भी क्रियाएं की जाती है, चाहे हकाई हो, जुताई हो, नहीं है ना, खाली खड़ पड़े हुए खेत में, तो वो प्राइमरी टिलेज में आती है। किस में आती है? प्राइमरी टिलेज में। तो हमारी क्या आ जाएगा आंसर? पहला आ जाएगा। निम्न में से किसको मुख्य रूप से लवणीय भूमि को सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेनली यूज्ड ऑफ, है ना, स्लाइन सॉइल। स्लाइन सॉइल को सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट्स। तो हमें ध्यान रखना है कैल्शियम सल्फेट्स, है ना, लवणीय भूमि को सुधारने के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए आइए फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 114। गहरी जुताई हेतु उपयोग में लाए जाने वाला उपकरण। गहरी जुताई मतलब द इम्प्लीमेंट्स यूज फॉर डीप प्लाविंग इज कॉल्ड एज। तो गहरी जुताई के लिए मतलब गहरी मतलब समझ रहे हैं आप लोग, 20 सेंटीमीटर 15 से 20 सेंटीमीटर तक की लगभग जुताई करना है, 10 से 15 सेंटीमीटर या 15 से 20 सेंटीमीटर की जुताई करना है, तो किन के द्वारा की जा सकती है? तभी हेरो के द्वारा तो की नहीं जा सकती, हेरो तो कभी आ ही नहीं सकते हैं। तो नीचे के दो ऑप्शंस चले गए, तभी हल, उसके द्वारा ज़्यादा गहरी जुताई नहीं की जाती। पर मोल्ड बोल्ड प्लाऊ आपने देखा होगा, प्लाऊ है ना, वह बिल्कुल गहरी जुताई करता है, जिसका नाम है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पहला। चलिए, यदि गेहूं की फसल में 2 सिंचाई, अगला क्वेश्चन से, गेहूं की फसल में केवल 2 सिंचाई देनी हो तो इसके लिए सही समय कौन सा होगा? इफ़ ओनली 2 इरीगेशन आर टू बी गिवन टू वीड्स क्रॉप देयर शुड बी अप्लाइड एज। सीड्स जड़ को फुटान की अवस्था पर, पहला है CRI एंड टिल्डरिंग स्टेज, CRI एंड जॉइंटिंग, CRI फ्लावरिंग, CRI एंड मिल्किंग। आपने देखा होगा कि गेहूं के अंदर सिंचाइयों की 5 से 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। तो पहली हम सिंचाई कर देते हैं CRI अवस्था पर, दूसरी हम कर देते हैं टिल्डरिंग पर, तीसरी हम जॉइंटिंग पर कर देते हैं, चौथी हम फ्लावरिंग पर कर देते हैं, पांचवी हम मिल्किंग पर कर देते हैं, छठी हम मैच्योरिटी पर कर देते हैं। पर यहाँ पर हमारे पास 2 सिंचाइयाँ हैं, 6 नहीं है। यदि पूरी सिंचाइयाँ हैं तो 6 करनी ही है, हर सिंचाई पर करनी है। पर यहाँ पर पूछा 2 सिंचाई का गया है, तो 2 सिंचाई की स्थिति पर पहली सिंचाई हम CRI पर कर दें, सीड्स जड़ की अवस्था पर कर दें, और दूसरी सिंचाई हम फ्लावरिंग अवस्था पर करें, तो उत्पादन भरपूर मिलता है। तो हमारा आंसर इसमें C बन जाता है। चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बागानी फसलों की सिंचाई के लिए सर्वदा उपयुक्त विधि है। फॉर ऑर्चर्ड क्रॉप इज मोस्टली बेनिफिशियल मेथड्स ऑफ इरीगेशन इज। तो कौन सी है? ड्रिप इरीगेशन सिस्टम है, स्प्रिंकलर इरीगेशन है, बॉर्डर मेथड्स है, चेक बेसिन मेथड्स है। तो ड्रिप इरीगेशन बेस्ट मानी जाती है। ड्रिप इरीगेशन डेवलप की गई है, इजराइल्स में की गई है। यह कम पानी में अधिक भूमि सिंचित कर सकती है, अर्थात इससे हम पानी का क्या कर सकते हैं? बचत कर सकते हैं, और अधिक भूमि को क्या कर सकते हैं? सींच सकते हैं। उत्पादन भी इस मेथड से अच्छा आता है, हालांकि इसका विकास इजराइल में हुआ है। चलिए आंसर हमारा ए बन गया। यदि पानी लवणीय है तो सबसे उपयुक्त सिंचाई कौन सी विधि है? तो स्लाइन वाटर दिया गया है। यहाँ पर स्लाइन वाटर है तो इरिगेशन की कौन सी मेथड सुटेबल होगी? पहला है बूंद टपक बूंद विधि, फव्वारा विधि, कूड़ विधि, फेरोज मेथड दिया गया है, बाढ़कृत या फ्लोडिंग मेथड। तो मैं एक बात कह दूं, बाढ़ विधि, फ्लोडिंग मेथड पैडी के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, धान के लिए। पर टपक बूंद सॉल्टी यदि ये अपना स्लाइन वाटर से, तो उसके लिए पहला ऑप्शन ड्रिप इरीगेशन आता है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। चलिए आइए नेक्स्ट। अंगूर में प्रूनिंग कब करना चाहिए? व्हेन प्रूनिंग शुड बी डन इज ग्रेप्स। ग्रेप्स के अंदर प्रूनिंग का टाइम क्या है, कब करना चाहिए, किस सीज़न पे करना चाहिए? तो प्रूनिंग करने के लिए अंगूर के अंदर सबसे बेस्ट समय विंटर सीजन, ठंड का समय माना जाता है। तो चूँकि जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, तो जनवरी यहाँ पर हमारा बेस्ट टाइम आता है। जनवरी के अंदर हमें प्रूनिंग करना है, अर्थात हमारा आंसर ए बन जाता है। प्रूनिंग का मतलब काट छाट होता है, कटिंग करना, छटिंग करना आदि काम क्या कहलाता है? प्रूनिंग कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन से, विश्व में फल उत्पादन में भारत का स्थान है। विच प्लेस ऑफ इंडिया हैज़ इन
फ्रूट प्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो हमारा पहला स्थान नहीं है, पहला स्थान चाइना लिया हुआ है। कौन लिया हुआ है? चाइना। काफ़ी तानातानी है हमारी चाइना के साथ, कल भी हमारी झड़पें हुई हैं बहुत। चलिए आइए, पर हम देखते हैं सेकेंड पर, दूसरा ऑप्शन है सेकेंड। तो चाइना के बाद हम फल उत्पादन और सब्जी उत्पादन दोनों में ही सेकेंडरी नंबर पर आते हैं। सेकेंड से हमारा ऑप्शन सही है। चलिए बी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 120। निम्न में से आम की कौन सी किस्म भारत के लिए निर्यात की जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज ऑफ मैंगो एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया? लंगड़ा, तोतापुरी, नीलम, अल्फांसो। 120 का जो क्वेश्चन है इसमें एक्सपोर्ट क्वालिटी की मैंगो की वेराइटीज़, हालांकि मैंगो की सारी वेराइटीज़ है, और एक्सपोर्ट क्वालिटी में अल्फांसो आता है। क्या आता है? अल्फांसो। एक बात ध्यान रखना, अल्फांसो स्पंजी टिश्यू डिसीज़ बहुत अधिक लगती भी है। तो हमारा आंसर इसका बन जाता है डी। निम्न में से किस फसल में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? मैंगो, अमरूद, गवावा, प्लम, पियर। मैंगो आम की बात कही है, नहीं। अमरूद, गवावा, सीडियम ग्वाजा, मार्टेसी फैमिली का मेंबर का यह सदस्य है। इस फैमिली में, मिटेसी फैमिलीज में सीडियम ग्वाजा में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। तो आंसर हमारा क्या बन जाता है? बी बन जाता है। निम्न में से कौन सी किस्म पपीते की नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेराइटी ऑफ पपाया? पहला दिया गया है ऑप्शन पूसा डॉर्फ, दूसरा दिया गया है पार्लेट, तीसरा दिया है पंत पपाया, चौथा दिया है पूसा नन्ना। तो हम लोग यदि देखा जाए तो पूसा डॉर्फ पपीते की वैरायटी है, पूसा पपाया भी पपीते की वैरायटी है, पूसा नन्ना भी पपीते की वैरायटी है। तो फिर ऑप्शन हमारा बी जो पार्लेट दिया गया है, चूँकि पार्लेट अंगूर की किस्म है इसलिए पपीते की वैरायटी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, तो हमारा बी ऑप्शन बनता है। अगला है 123। उत्तरी भारत में गुलाब का प्रसारण किन महीनों में किया जाता है? विच एंड मंथ रोज इन प्रोपेगेशंस इन इंडिया? प्रोपेगेशंस का मतलब होता है नया प्लांट्स को डेवलप करना। किन जगह पर नया प्लांट्स डेवलप किया जाता है? तो सीड्स के द्वारा भी कर सकते हैं, कटिंग, बटिंग, ग्राफ्टिंग, इनार्चिंग आदि कई सारी प्रोपेगेशंस की विधियां हैं नया पौधा बनाने की प्रक्रिया। पर हमारे पास प्रश्न ये है कि नॉर्थ इंडिया में बनाया गया प्लांट्स कौन सा होगा? नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में गुलाब का या रोज़ का प्रसारण कब किया जाता है? तो दिसंबर से फेब, मार्च अप्रैल, जुलाई अगस्त, जून जुलाई। तो हमारा आंसर दिसंबर से फेब बेस्ट माना जाता है उत्तरी भारत में, नॉर्थ इंडिया में। तो पहला ऑप्शन हमारा ए आ जाता है। कागजी नींबू का वानस्पतिक नाम क्या है? कागजी नींबू है ना, ये बॉटनिकल नेम ऑफ कॉक्सी लाइम्स दिया गया है। सिट्रस लेमन, सिट्रस ओरेंटिफोलिया, सिट्रस रेटिकुलेटास और सिट्रस रिसिनस। तो चूँकि सिट्रस लेमन जो है वह लेमन का नाम है, सिट्रस ओरेंटिफोलिया यह लाइम नींबू, यदि अपन कहें कागजी नींबू का साइंटिफिक नेम है, जो आंसर है हमारा अर्थात बी आता है। सिट्रस रेटिकुलेटा संतरा का नाम है। तो आप लोग समझ गए होंगे, तो आंसर कौन सा हो गया? बी। चलिए सिट्रस ओरेंटिफोलिया। सामान्यतः अगला क्वेश्चन से 125 बोगनविलिया का प्रसारण किया जाता है। बोगनविलिया एक क्या है? फ्लावर्स है। क्या है यह? एक फ्लावर्स है। बोगनविलिया एक फ्लावर की खेती है। जनरली बोगनविलिया इज प्रोपेगेटेड, तो कल्टीवेशन फ्लावर है ये बोगनविलिया। साइंटिफिक नेम बोगनविलिया स्पीसीज है। क्या है? बोगनविलिया स्पीसीज है। यह दक्षिण अमेरिका, इसका ओरिजिन प्लेस अपन कहेंगे, है ना, दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका यदि अपन कहें, इसका ओरिजिन प्लेस कहा जाता है। यह प्रसारण प्रोपेगेशन कैसे किया जाता है? तो अलग अलग लोगों से किया जा सकता है, परंतु यह मेन कब अपने फ्लावर देता है? क्या फेब मार्च, जुलाई अगस्त, सितंबर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर से। तो यह जुलाई अगस्त में हम लोगों को क्या करता है? फूल देता है, सॉरी जुलाई अगस्त में। चलिए आइए बोगनविलिया के बाद 126वां क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आंसर बी हो गया। डहेलिया के पुष्प किन महीनों में आते हैं? तो डहेलिया के पुष्प, बोगनविलिया का प्रसारण का पूछा था, सॉरी थोड़ा सा मैं कंफ्यूज था उसमें, है ना। जनरली बोगनविलिया इज प्रोपेगेटेड
तो फेब मार्च, जुलाई अगस्त, तो जुलाई अगस्त में प्रोपेगेट किया जाता है। बडिंग, ग्राफ्टिंग, इनार्चिंग आदि कहीं से कर सकते हैं। डहेलिया के पौधों में पुष्प किन महीनों में आते हैं? डहेलिया प्लांट फ्लावर इन द मेथड्स ऑफ अप्रैल जून, जून अगस्त, अक्टूबर नवंबर, दिसंबर और फरवरी। डहेलिया भी एक फ्लावर है। इसकी जो पुष्प आते हैं, डहेलिया का साइंटिफिक नेम डहेलिया स्पीसीज है और डहेलिया कंपोजिटी फैमिली का मेंबर्स है और इसके फ्लावर नॉर्मली देखा जाए तो दिसंबर से फरवरी में बहुत आते हैं। तो इसका आंसर हमारा अप्रैल जून, जून अगस्त, अक्टूबर नवंबर है ना, दिसंबर से फरवरी। तो दिसंबर से फेब हमारा आंसर बनता है 30। लॉन लगाने की निम्न में से कौन सी विधि सरल व सस्ती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सिंपल एंड इकोनॉमिक फॉर लॉन प्लांटिंग? पहला ऑप्शन दिया गया है डिबलिंग, दूसरा ऑप्शन दिया गया है टर्फिंग, तीसरा ऑप्शन दिया गया है बीज के द्वारा और चौथा ऑप्शन दिया गया है टर्फ प्लांटिंग। तो एक बात ध्यान रखना, डिबलिंग, डिबलिंग का मतलब होता है चौभना। चौभने का मतलब होता है 2-3 प्लांट्स को एक साथ लेकर सुराखों में गुच्छों के रूप में लगाना थोड़ी थोड़ी दूरी पर। टर्फिंग का मतलब होता है पूरे के पूरे टर्फ ले लेना, पूरे के पूरे क्या करना, टर्फ। टर्फ का मतलब होता है छोटे छोटे पीसेस काटकर उसको एक जगह से दूसरे जगह पूरी घास को ले जाकर डाल देना, पूरा का पूरा। बीज के द्वारा करेंगे नहीं। टर्फ प्लास्टरिंग, टर्फ प्लास्टरिंग का मतलब होता है पूरी तरह से प्लास्टर तैयार करना, मतलब होता है कटाई करके सेंड है, गोबर है, सॉइल है, सबको मिक्सचर करके प्लास्टरिंग कर दी जाती है, लेप दिया जाता है। तो सस्ती और सरल विधि, तो चूँकि पहला है डिबलिंग, यह सबसे सरल और सस्ती विधि है। आंसर हमारा ए बन जाता है, बाकी तीनों महंगी है। अंकुर की व्यावसायिक प्रसारण किस विधि के द्वारा दिया जाता है? ग्रेप्स इज कॉमर्शियली प्रोपेगेटेड ग्रोज विथ मेथड्स। पहला है कटिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग। तो अंगूर के अंदर यदि हम करते हैं तो हार्ड वुड कटिंग करते हैं। क्या करते हैं? हार्ड वुड कटिंग सबसे अच्छी मानी जाती है। कलम के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? प्रोपेगेशंस करते हैं। कलम 3 प्रकार की होती है, सेमी हार्ड, हार्ड वुड और सॉफ्ट वुड। तो कटिंग करते हैं हार्ड वुड कटिंग, कटिंग में भी सबसे अच्छी कौन सी मानी जाती है? हार्ड वुड कटिंग। तो हमारा आंसर पहला बन जाता है। भारत में सब्जियों के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल आता है? 2012 में ये पूछा गया था, 3 मिलियन हेक्टेयर, 6 मिलियन हेक्टेयर, 12 मिलियन हेक्टेयर, 24 मिलियन हेक्टेयर। 2012 में 6 मिलियन हेक्टेयर। वर्तमान में हम लोग 10 मिलियन हेक्टेयर्स के लगभग सब्जियां उगाते हैं। हमारे कुल क्षेत्रफल कितना होता है? 10 मिलियन अभी प्रेजेंट टाइम में। और उस टाइम पर इंडिया के अंदर है ना, वेजिटेबल क्रॉप्स के लिए लगभग कितना? 6 मिलियन हेक्टेयर्स था। तो हमारा आंसर पहले वाले में 6 मिलियन हेक्टेयर है। वर्तमान की यदि बात कर दे तो 10 मिलियन हेक्टेयर के लगभग जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व के कारण टमाटर का लाल रंग होता है? पहला होता है फाइकोब्लिन्स के कारण, ज़ेंथोफिल्स के कारण, लाइकोपिन्स के कारण, जेथोसाइनिन्स के कारण, है ना। इन टोमेटो रेड कलर इज ड्यू टू, तो टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन्स पिगमेंट्स की वजह से होता है। तो हमारा आंसर क्या बन जाता है? सी बन जाता है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? बॉटनिकल नेम ऑफ मैंगो सोलेनम नाइग्रम। दूसरा है, चलिए सोलेनम नाइग्रम मकोई का है, साइंटिफिक नेम है वीड है एक प्रकार का, हालांकि लीवर से संबंधित दवाइयाँ भी बनाई जाती है। कैप्सिकम एनम, यह मिर्च का नाम है। फिर मेंजीफेरा इंडिका, यह मैंगो का साइंटिफिक नेम है। मेंजीफेरा इंडिका, हालांकि भारत के अंदर इसे फलों का राजा भी कहा जाता है, किंग ऑफ फ्रूट्स भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा यूपी में प्रोडक्शन होता है और एनाकार्डियेसी फैमिली का मेंबर्स है। मेंजीफेरा इंडिका आम का साइंटिफिक नेम है। हमारा आंसर सी बन जाता है। 133 पूसा केसर एक प्रजाति है। पूसा केसर इज वेराइटी ऑफ कैरोट्स की, कॉलीफ्लावर की, टोमेटो की, वाटर मेलन की। ठीक है, तो कैरोट केसर, केसर मतलब समझ ही रहे होंगे आप लोग, केसर जैसा रंग किसका होता है? कैरोट्स का होता है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? पूसा कैरोट। कैरोट की एक, पूसा केसर कैरोट की एक वेराइटीज है। डकस करोटा इसका साइंटिफिक नेम है। और ध्यान रखना, गाजर कैरोट्स अम्बेली फैमिली का मेंबर है। कौन से परिवार का है? अम्बेली फैमिली का।
अगला, मूली की बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। 1 किलोग्राम में सीड रेट किलोग्राम ऑफ रेड डिजीज, तो 8 to 10 kg हम 1 हेक्टेयर के अंदर सीड रेट रखते हैं रेडिस की। पहला ऑप्शन 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, तो हमारा क्या बन जाता है, 8 से 10 किलोग्राम बन जाता है, अर्थात आंसर हमारा डी। पंजाब छुआरा एक संकर किस्म है। पंजाब छुआरा इज ए हाइब्रिड वेराइटीज, यह टमाटर की बहुत अच्छी किस्म है, बहुत अधिक मात्रा में टमाटर उत्पादित करती है। पहला चिली नहीं, ब्रिंजल नहीं, कॉलीफ्लावर नहीं, तो फिर क्या बचा, टोमेटो। टमाटर की बहुत अच्छी किस्म है, आंसर हमारा डी। निम्न में से कौन सा देश सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लार्जेस्ट प्रोड्यूस, तो जैसा कि मैंने कहा इंडिया सेकेंडरी नंबर पर आता है, तो चाइना फर्स्ट नंबर पर आता है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, चाइना। अफ्रीका नहीं है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान, तो आंसर बी, चाइना। ब्राइन के घोल में मटर्स को रखने के लिए लवणों की सांद्रता, टू कीप द पीज इन ब्राइन सॉल्यूशंस द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन शुड बी, तो ब्राइन के घोल के लिए सॉल्ट का कितना कॉन्सेंट्रेशन रखा जाता है, 2% का। कितना परसेंट का, 2% का, तो आंसर हमारा क्या आ जाता है, ए। चलिए, शरबत में रस की मात्रा का प्रतिशत होना चाहिए। अमाउंट ऑफ जूस परसेंटेज इज स्वेस शोल्ड बी, तो जूस की मात्रा मतलब उसमें हम शक्कर भी मिलाएंगे, एडिटिंग शक्कर भी करते हैं, और उसके अंदर जूस की जो मात्रा है और प्रिजर्व फूड भी करते हैं, तो जूस की मात्रा जो रखी जाती है वो 25% होती है। कितनी होती है, 25%। आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसका आंसर है, जेम में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की प्रतिशत मात्रा होनी चाहिए। इन ए जेम अमाउंट टोटल सॉलेबल सॉलिड TSS की पूछा है, शोल्ड बी 58%, 48%, 58, 48, 38%, 68, तो जेम के अंदर टोटल सॉलेबल सॉलिड 68% रखे जाते हैं, आंसर हमारा डी। निम्न में से किस रसायन का उपयोग फल सब्जियों के परिरक्षण के लिए किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल यूज द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सोडियम बेंजोइड, एल्यूमिनियम सल्फेट्स, ट्राइफॉस्फोरिक अम्ल, द्रव लिक्विड्स, तो सोडियम बेंजोइड्स का हम यूज़ वेजिटेबल और इसके प्रिजर्वेशंस के लिए करते हैं। प्रिजर्वेशंस का मतलब होता है फूड को लंबे समय तक प्रोटेक्ट करना, ठीक है। अर्जुन व भीम किसमें किसकी है, अर्जुन एंड भीम आर द वेराइटीज ऑफ, पहला है मेरीगोल्ड्स, रोज, क्राइजेंथेनियम और ग्लोडियलस, तो अर्जुन और भीम दोनों वेराइटियां हैं, रोज की है, किसकी है, रोज की है, आंसर हमारा बी बन जाता है। निम्न में से कौन सा फल जेली बनाने के लिए उपयुक्त है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स इज सुटेबल ऑफ जेली मेकिंग, मैंगो, गवावा, बनाना, ऑरेंज, तो जेली के लिए दो बातों को ध्यान रखना है ना, सेमी राइप आधे पके अमरूद का हम सीडियम ग्वाजा का हम लोग गवावा का यूज़ करते हैं, उसके लिए बेस्ट मानी जाती है। जेली में 1% तक एसिलेसी या पेक्टिन होना जरूरी है, आंसर बी बन जाता है। निम्न में से किस जोन में अमोनियम नत्रजन को मिलाकर धान के खेत में डीनाइट्रिफिकेशंस के द्वारा हो रहे नत्रजन को नुकसान को रोका जा सकता है। किस जोन में, तो जोन अलग अलग हैं, तो रिड्यूसिंग जोन में हम लोग नत्रजन धान के खेत में देने पर डीनाइट्रिफिकेशंस मतलब नाइट्रोजन का जो लॉस हो रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए डी, दलहनी फसलों की आवश्यकता होती है। दलहनी फसलों में तो मैंने कहा दलहनी फसलों में नाइट्रोजन किसकी तुलना में, अनाज वाली फसलों की तुलना में, सीरियल क्रॉप की तुलना में कम की ज़रूरत होती है। फास्फेट पोटास से ज़्यादा नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन पोटास से ना, मोर नाइट्रोजन देन फास्फोरस एंड पोटास। दूसरा है मोर फास्फेट देन इंट्रो नाइट्रोजन एंड पोटास, फिर मोर पोटास एंड फास्फोरस एंड नाइट्रोजन इक्वल क्वांटिटीज ऑफ NPK, तो तीनों की मात्राएं बराबर देते हैं, तो आंसर हमारा डी बन जाता है। डायमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है, तो DAP द कंटेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस इन डायमोनियम फास्फेट्स, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस का जो रेशो है DAP में कितना होता है, 18 नाइट्रोजन पाया जाता है और 46 क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है।
हमारा आंसर बी बन जाता है 18 और 46। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं 146। पौधों में गंधक किस रूप में उगाया जाता है? S2 माइनस, SO2 माइनस, SO3, SO4, मतलब सल्फर इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स इन विच फॉर्म, मतलब प्लांट सल्फर को किस फॉर्म में लेता है? तो SO4 माइनस माइनस के फॉर्म में यह लेता है। चलिए आंसर हमारा डी। धान में खेरा किसकी कमी से होता है? खेरा डिसीज ऑफ पेडी इज ड्यू टू डिफिशियंसी, तो जिंक की कमी से खेरा रोग होता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन से कई बार पीएटी में पूछा गया है। खेरा डिसीज ऑफ पेडी इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ जिंक, जिंक की डिफिशियंसी से यह होता है। आंसर हमारा सी आ जाता है। निम्न में से किसके नत्रजनन में अधिकतम प्रतिशत मात्रा पाया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन इज फाउंड इन मैक्सिमम परसेंटेज? ग्राउंड नट केक्स, तो आंसर हमारा ग्राउंड नट केक आएगा, क्योंकि इसी में मूंगफली के अंदर नाइट्रोजन राइजोबियम की गांठें होती है। नाइट्रोजन का अमाउंट्स इसमें ज़्यादा होता है, मस्टर्ड में कम, कस्टर्ड में कम और महुए में। केक्स का मतलब होता है खली जो हम पशुओं को दिए जाते हैं, तो ग्राउंड नट्स है हमारा आंसर है। फिर आंसर हमारा 149। निम्न में से कंपोस्ट किस समूह में आता है? तो कंपोस्ट की बात की जाए तो कंपोस्ट क्या होती है? जो हम फार्म पर तैयार करते हैं, किसी चीज़ को सड़ा गला कर हम तैयार कर रहे हैं। तो कंपोस्ट को हमने दो भागों में बांट दिया था। एक होता है स्थूल कार्बनिक खाद बल्कि ऑर्गेनिक मैन्यूअर, और दूसरी होती है कॉन्सनट्रेट ऑर्गेनिक मैन्यूअर। कॉन्सनट्रेट में बोन मील, मांस मील है ना, मांस मीट मील है ना, हड्डी का चूरा, मछली का चूरा, फिश मील आदि आते हैं। जबकि बल्कि के अंदर FIM, फार्म यार्ड मैन्यूअर, ग्रीन मैन्यूअर या कंपोस्ट ये आते हैं। कंपोस्ट का पूछा गया है तो स्थूल बल्कि ऑर्गेनिक मैन्यूअर हमारा पहला आंसर है। गन्ने का कौन सा हिस्सा बुआई के लिए उपयुक्त होता है? बीज है ना, बुआई के लिए, शुगर केन के लिए, सोविंग के लिए कौन सा पार्ट्स हम यूज़ करते हैं शुगर केन का? तो अपर ऑन थर्ड, ऊपर का 1/3, लोअर ऑन द थर्ड, नीचे का हिस्सा 1/3, निचला 1/3, लोअर हाफ, ऊपर का आधा, लोअर हाफ, नीचे का आधा। तो पहला ऑप्शन है ऊपर का हिस्सा हम लोग उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें ग्लूकोज आता है, इसमें कलिकाएँ जो हैं, बर्ड्स जो हैं, नोड्स जो हैं, वो डोरमेंट पर नहीं होती, इसलिए वो जल्दी से जर्मिनेट कर जाता है। निचले हिस्से में शुगर की अमाउंट ज़्यादा होने से वो डोरमेंट पर चले जाता है ना, इसलिए हम लोग ऊपर का 1/3 हिस्सा उपयोग में लाते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज हमने 50 प्रश्न फसल उत्पादन के सॉल्व किए हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आप भी आगे बढ़ें और हमें भी बढ़ने के लिए प्रेरित करें। लगातार आपके सब्सक्राइब करने से हम लोग आगे बढ़ते जाएं।